दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बजने में, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने में अब महज चंद दिन बचे हुए हैं। अब यह घोषणा 12 से लेकर 19-20 मार्च के बीच कभी भी हो सकती है। बेहद कम वक्त बचा हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। 10 दिनों का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का आपके सामने होगा कि कभी वो तमिलनाडु जा रहे हैं, कभी बिहार जा रहे हैं, कभी बंगाल जा रहे हैं, कभी उड़ीसा जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश में वो जा रहे हैं। और चूंकि समय चुनाव का है तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो ऊंचाई छू ली थी, क्या उस ऊंचाई तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने जा रही है? 543 सदस्यों की लोकसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 272 के आंकड़े को छूने की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार गठबंधन के बावजूद अकेले दम बहुमत से 31 ज्यादा सीटें जीत ली थी। यानी 272 से 31 ज्यादा 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन 303 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार 303 के आंकड़े को या 202 तक पहुंचने के लिए, 272 तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार की मेहनत कर रही है उसमें कामयाब हो पाएगी? इसी के लिए 5 दिनों तक आज से इस देश के 543 लोकसभा सीटों को आपकी सुविधा के हिसाब से, अपने दर्शकों के समझने के लिए, उनकी सुविधा के हिसाब से 5 अलग अलग क्षेत्रीय स्वरूप में मैंने वर्गीकृत कर आपके सामने उसका विश्लेषण रखने का फैसला किया है। और आज पहले दिन हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की। जी हां, पूर्वी भारत जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं। और पूर्वी भारत की जो लोकसभा सीटें हैं, उन पूर्वी भारत की लोकसभा सीटों की यदि गणना हम करें तो 24 सीटें पूर्वोत्तर में है, बिहार में 40 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं और उड़ीसा में 21 सीटें हैं, बंगाल में 42 सीटें हैं और बंगाल के साथ साथ सिक्किम में 1 सीटें हैं। यानी पूर्वी भारत में कुल जमा पूर्वोत्तर की सीटों को भी जोड़ दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के पास 68 सीटें थी, 68 सीटें थी पिछली बार। क्या वो 68 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर की बात करें तो 14 सीटें जीती थी, 9 सीटें असम में थी और छोटे राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं जिसमें मणिपुर के साथ साथ त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सब राज्यों की सीटों को जोड़ ले तो भारतीय जनता पार्टी के पास 14 सीटें थी। असम में ही 9 सीटें थी, लेकिन 9 सीटें दोहरा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। ठीक इसी तरह बिहार में 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की यूनाइटेड पार्टी, तब रामविलास पासवान की विरासत विभाजित नहीं हुई थी, चाचा भतीजे के बीच नहीं टूटी थी, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच नहीं टूटी थी। और नीतीश कुमार की पार्टी भी आज की तुलना में ज्यादा ताकतवर थी। आज 45 विधायक हैं, उस वक्त 71 विधायक थे। तो इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े गठबंधन के साथ पूर्वोत्तर में 14, बिहार में 17, पश्चिम बंगाल में 18, झारखंड में 11 और उड़ीसा में 8 सीटें जीती थी। यानी 17 और 18 बिहार बंगाल को जोड़ें तो 35, पूर्वोत्तर की 14 सीटों को जोड़ें तो 49 और 49 में 11 सीटें झारखंड की जोड़ें तो 60 और 8 सीटें उड़ीसा की, 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अब एक एक कर आपको मैं बताता हूं कि इस बार बीजेपी के कहां तक पहुंचने के लिए हालात हैं। और बहुत साफ साफ दिखता है कि 38 से 40 के बीच भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो बीजेपी के पास टोटल 142 सीटों में 68 सीटें हैं, उन 68 सीटों का जरा राज्यवार और क्षेत्रवार विश्लेषण करें कि कैसे बीजेपी 68 सीटों पर आकर के पिछली बार रुकी थी और इस बार कैसे 38 से 40 के बीच ही रुकने की संभावना दिख रही है। तो जरा शुरुआत पूर्वोत्तर के असम से ही करते हैं। मणिपुर का विवाद आपने देखा, मणिपुर की शर्मसार कर देने वाली घटनाएं आपने देखी। त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, सीटें रिटेन हो जाएंगी। लेकिन क्या असम में रिटेन हो पाएगी? क्या मणिपुर की सीट बच पाएगी? मणिपुर की सीट बचेगी या नहीं बचेगी, ये आखिरी दौर में जाकर तय होगा। लेकिन बात असम की करें
तो असम की 14 में से जो 9 सीटें बीजेपी को मिली, उन 9 सीटों को जरा देखने की कोशिश करें कि कैसे मिली। तो 9 सीटें दरअसल उस वक्त बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक, कांग्रेस पार्टी के गिरते हुए ग्राफ, इन सब के बीच थी। लेकिन जरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ रही भीड़ को देखिए, राहुल गांधी के साथ चल रहे असम में चले जनसैलाब को देखिए, तो साफ साफ दिखाई देगा कि असम की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को जो 9 सीटें मिली थी, वो 9 सीटें 1 से 5 के बीच भारतीय जनता पार्टी को वहां घाटा लग सकता है। सिर्फ गौरव गोगोई अकेले ही चुनाव नहीं जीतेंगे, 2 से लेकर 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। कई वर्गों में, पूर्वोत्तर के कई इलाकों में हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर 2014 जैसी उम्मीद नहीं है, 2019 जैसी उम्मीद नहीं है, बल्कि अब हालात उम्मीदों की जगह निराशा में कई जगह बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात है असम की, पूर्वोत्तर की, कि पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी को 2 से लेकर 6-7 सीटों तक घाटा लग सकता है। असम में ही 1 से 5 का घाटा लग सकता है। लेकिन बात जरा बंगाल की करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में कैसे सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के गिरते हुए जनाधार के बीच लेफ्ट फ्रंट के कैडर के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने का काम किया था, चाहे वो मतुआ समाज हो या झारखंड की सीमा से लगता हुआ जंगल महल का इलाका हो, और किसी तरह से पोलराइजेशन की भी कोशिश की थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के उस घटना को याद कीजिए जिसमें अमित शाह के रोड शो के दरमियान ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के बड़े आइकन, उनकी प्रतिमा को गिरा दिया गया था, नष्ट किया गया था। और उसके बाद के जो चरण हुए, उस बाद के चरण के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हांफती हुई नजर आई थी। और अब पश्चिम बंगाल के बारे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उस टूटी हुई मूर्ति को याद कर, इतने महान समाज सुधारक की मूर्ति को याद कर, उनके योगदान को याद कर, और बंगाल की परिस्थितियों को भी इसी परिप्रेक्ष्य में याद करके देखिए, तो साफ जाहिर होता है कि बंगाल ना तो अपनी अस्मिता पर हमला बर्दाश्त करता है और न ही अपने आइकन पर हमला बर्दाश्त करता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति गिराने का हसर आपने बंगाल में देख लिया। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जो मोमेंटम बनाने में पिछली बार कामयाब हुई थी, बिना किसी जनाधार के बीजेपी 42 में 30 सीटों तक पहुंच सकती थी, लेकिन वो 18 पर रुक गई। जहां चुनाव हो चुके थे वहां उसे ठीक ठाक सीटें मिली, जहां नहीं हुए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति गिराए जाने के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी को घाटा हुआ। और अब बंगाल की आधी आबादी के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल में टिकट दिया था। कैसे कैसे गाने पवन सिंह ने गाए हैं, भोजपुरी कलाकार माने जाते हैं। बंगाली लड़कियों के ऊपर, बंगाली महिलाओं के ऊपर जिस अभद्रता से परिपूर्ण गाने को पवन सिंह के द्वारा या तो गाया गया है या फिर फिल्माया गया है उनकी फिल्मों में, उसने बांग्ला आत्मसम्मान को झकझोर दिया। और इस ढंग से झकझोर दिया कि अब पवन सिंह को बेटिकट किए जाने के बाद भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उठ पाएगा या बांग्ला आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची है उससे भारतीय जनता पार्टी उभर पाएगी, कहना मुश्किल है। लेकिन क्या सिर्फ पवन सिंह की वजह से ही भाजपा की 18 सीटें 1 या 2 सीटों में तब्दील हो जाएंगी या शून्य में तब्दील हो जाएंगी? जी नहीं, पवन सिंह एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं में पलीता लगाने के लिए पवन सिंह के अलावा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी मुद्दा है। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कैसे? तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उस संथाल अस्मिता, उस आदिवासी अस्मिता, उस जंगल महल इलाके की अस्मिता, जिस जंगल महल इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग क्लीन स्वीप जैसी स्थिति बना ली थी। अब क्या होगा? अब ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल में नेता है, न नीति है, न नैरेटिव है, और न ही बंगाल के भीतर गुजरात या मध्य प्रदेश की तरह भारतीय जनता पार्टी के पास आरएसएस की कोई बड़ी लेबोरेटरी है। बंगाल में फ्लोटिंग वोटर्स, नेगेटिव वोटर्स जो ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में किनारे करना चाहते हैं, उस तबके ने एक क्षणिक उम्मीद जरूर 2019 में देख ली थी और 2021 तक वो उम्मीदें विधानसभा चुनाव तक टूट रही थी और अब बताया जाता है कि करीब करीब टूट चुकी थी। और इन सब के बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी
दलित प्रधानमंत्री का मुद्दा ममता बनर्जी के द्वारा इंडिया ब्लॉक में उठाया जाना, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करना, और इसके साथ साथ मतुआ समाज पर उसके असर या दलित समाज पर उसके असर को देखना, और इसके आगे चल करके देखें तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से कोई सियासी जमीन ना होना, ये सारे हालात बंगाल में बीजेपी की संभावनाओं को कमजोर कर रहे हैं। अब जरा उड़ीसा की परिस्थितियों को देखें। आज उत्कल के नायक, उत्कल का शेर कहे जाने वाले बीजू पटनायक को तमाम लोग याद कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी याद कर रहे हैं, लेकिन बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक की सत्ता को हथियाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी करती रही है। पिछली बार 1 लोकसभा सीट से 8 लोकसभा सीटों तक उड़ीसा में बीजेपी पहुंच गई थी, लेकिन जरा उसके पहले के जिला पंचायत के चुनाव को देखें, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इसके संकेत दे दिए थे कि वो 8 लोकसभा सीटों तक, 8-9 तक पहुंच सकती है। और जरा अब 2024 के ठीक पहले के जिला पंचायत के चुनाव को देखें तो साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां खाता खोलने से आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। उड़ीसा से आने वाली महामहिम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना और उन्हें जिताकर राष्ट्रपति भवन में बिठाना बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में बना पाएगी, गुंजाइश कम है। बल्कि अब तो हालात ये है, जिस तरह से नवीन पटनायक ने वहां कोर्स करेक्शन का काम किया, अब हालात ये बन रहे हैं कि जनता के बीच भी ये कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर बीजू जनता दल की लड़ाई, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बीजू जनता दल के सामने कांग्रेस है या भाजपा है। कांग्रेस ने भी वहां दलित नेता भक्तचरण दास को खड़ा कर दिया है, बिहार प्रभारी की भूमिका से उन्हें मुक्त कर दिया गया है और भक्तचरण दास अब अपने गृह राज्य में रुचि ले रहे हैं। कांग्रेस भी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उड़ीसा के एक छोटे हिस्से में गई थी। और इन सारी परिस्थितियों को देखें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच उड़ीसा में दरअसल नंबर 2 की लड़ाई है। और यह परिस्थिति नवीन पटनायक को सूट करती है कि क्या नवीन पटनायक एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह, जिसमें 21 में से 20 सीटें नवीन पटनायक जीत करके लेकर आए थे, वो हालात फिर से तो पैदा नहीं कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा में बहुत ज्यादा समय देते देखा जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को भी समय देते देखा जाता है, प्रधानमंत्री भी यदा कदा उड़ीसा में दिखते रहते हैं, लेकिन नवीन पटनायक तो वहां परमानेंट जमे हुए हैं, 24 साल से जमे हुए हैं और लोकसभा के साथ वहां विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि नवीन पटनायक ने जो हालात बना रखे हैं, उन हालात के बीच भारतीय जनता पार्टी का समर्थक एक तबका तो वहां है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि नवीन पटनायक की सत्ता को लोकसभा और विधानसभा के साइमल्टेनियस पोल के दौर में हिलाने के लिए वो तबका तैयार हो जाए कि नवीन बाबू को सत्ता से हटा दिया जाए। ये मानसिकता अभी उड़ीसा में डेवलप नहीं हुई है। और पिछली बार जो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक और इन सब के बीच हिंदुत्व की, चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में लपेटे हुए राष्ट्रवाद को देखते हुए जो बीजेपी वहां तक पहुंची थी, वहां तक अब फिर नहीं पहुंच पाएगी। ये जरूर है कि बीजेपी 8 सीटों तक नहीं पहुंचेगी, कितने तक पहुंचेगी ये कहना मुश्किल है। 1 पर रुकेगी, 4 पर रुकेगी, 3 पर रुकेगी, ये कैंडिडेट घोषित होने दीजिए, फिर बताऊंगा आपको कि कितने तक बीजेपी के जाने के चांसेज हैं। अब जरा झारखंड की परिस्थितियों को देख लीजिए। झारखंड में 11 सीटें बीजेपी को मिली थी, 1 सीट उसकी अलायंस पार्टनर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू को मिली थी। क्या बीजेपी 11 सीटें ले पाएगी? लगता तो नहीं है। लगता इसलिए भी नहीं है क्योंकि झारखंड की अस्मिता के, झारखंड राज्य बनाने के संघर्ष के सबसे बड़े प्रतीक शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से वंचित कर दिया गया था, करीब करीब वंचित कर दिया गया था ईडी के द्वारा, और उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा। उनकी जगह चंपई सोरेन ने मामला संभाला। और जिस प्रकार से झारखंड में आदिवासी अस्मिता के प्रतीक बनते जा रहे हैं हेमंत सोरेन, उस तरह से साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी अब 11 सीटें, राज्य की 14 में 11 सीटें जीतने से रही। भारतीय जनता पार्टी की सीटों में गिरावट तय है। लेकिन यह भी जान लीजिए कि जिस प्रकार से झारखंड में एक तरफ ट्राइबल बेल्ट है तो दूसरी तरफ एक कॉस्मोपॉलिटन बेल्ट भी है, जिसे आप धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, ग्रेटर रांची आप कह सकते हैं, इन सब में देख सकते हैं। और क्या ये बीजेपी को सुपड़ा साफ होने की स्थिति में लाएगा? जी नहीं।
बीजेपी गिरते पड़ते भी खराब हालात में 11 सीटें भले ही ना जीते, लेकिन 6 सीटें तो कम से कम वहां जीतेगी। और जब बीजेपी कम से कम 6 जीतेगी तो अधिकतम 8 सीटों तक भी पहुंच सकती है। यानी वहां भी 3 से 5 का घाटा दिखाई दे रहा है। और रही बात बिहार की, नीतीश कुमार साथ आ गए हैं। 40 में 39 का स्कोर दोहरा पाना एनडीए गठबंधन के लिए आसान नहीं है। 17 सीटों पर लड़कर 17 सीटें दोबारा जीत लेना यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। और अधिकतर सांसद तो 2009 से जीत रहे हैं। उनके खिलाफ 3 बार यानी 15 साल के कार्यकाल की एंटी इनकम्बेंसी है। नरेंद्र मोदी के दौर में जिस प्रकार से सरकारी वैकेंसियां नहीं निकली, और नरेंद्र मोदी खुद बिहार की चुनावी सभा में 2014 में ये कहते पाए गए थे कि जिस प्रकार से गुजरात में लक्ष्मी की पूजा होती है उसी प्रकार से बिहार में सरस्वती की पूजा होती है, यानी यहाँ विद्या को महत्व दिया जाता है। तो उस राज्य में जहाँ रेलवे एनटीपीसी के मुद्दे के पर पटरियां उखाड़ने की हद तक, रेल पटरियां उखाड़ने की हद तक नौजवान और छात्र चले जाते हैं, अग्निवीर का मुद्दा नाक में दम कर देता है सत्ता के लिए। और जिस राज्य में बहाली इतना बड़ा मुद्दा हो, जिस बहाली ने तेजस्वी यादव को एक हीरो बनाकर पेश कर दिया, वहां भारतीय जनता पार्टी 17 में 17 का स्ट्राइक रेट रिटेन कर लेगी, गुंजाइश तो कम दिखती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी वहां 10 से 14 के बीच स्टैंड कर सकती है। 12 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती है, 10 पर भी जा सकती है। कुल मिलाकर देखें तो पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की 142 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने जो 68 सीटें जीती थी, उन 68 सीटों के हालात नहीं है। यह मामला 38 से 40 के बीच जाकर सिमटता हुआ दिख रहा है। असम में भी लॉस हो रहा है, बंगाल में बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है, उड़ीसा में नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, झारखंड में नुकसान हो रहा है, और बिहार में चूंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी पीक पर है, 100% का स्ट्राइक रेट है, तो 100% के स्ट्राइक रेट में बढ़ने की गुंजाइश तो है नहीं, घटने की गुंजाइश जरूर है। तो इन सारे हालात को देखते हुए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में कितना बड़ा चुनावी वाटरलू साबित हो सकता है, इसका अंदेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनावी रणनीतिकार अमित शाह उन्हें जरूर है। और इसलिए भी है क्योंकि पूर्वी भारत में भारतीय जनता पार्टी कभी भी उस कंफर्ट जोन में नहीं है जो पश्चिमी भारत में, जो सेंट्रल इंडिया में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हार के बावजूद रहती है, वो स्थिति पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की हर जिद को पूरा करते हुए, उनकी हर इच्छा का सम्मान करते हुए वापस एनडीए गठबंधन में लाया गया। और जब नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा हो गए, तब भी कोशिश हो रही है कि कहीं से चिराग पासवान छोड़कर न चले जाए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर न चले जाए, मुकेश सहनी छोड़कर न चले जाए, झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन छोड़कर न चला जाए, और अंदर खाने नवीन बाबू से भी कहीं कोई पैचअप उड़ीसा में हो जाए। तो ये परिस्थितियां इस बात को की ओर इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी 38 से 40 के बीच जो हालात हैं, उस हालात को एक बार पुनः बदलकर 68 सीटों तक पहुंचाने की कवायद करे। फिलहाल तो ऐसा दिखता नहीं है। कल आपसे जब हम मुखातिब होंगे तो चर्चा करेंगे दक्षिण भारत प्लस महाराष्ट्र प्लस गोवा, यानी तकरीबन 250 सीटों का जो आंकड़ा है वहां की बात आपसे करेंगे, क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 53 सीटें जीती थी, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गोवा को मिलाकर। तो कल वहां की बात करेंगे कि हालात क्या है। आज तो आपसे मैंने पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की बात की। और देखते रहिए, 5 भागों में यह सीरीज चलेगी। पहला आज मैंने किया, कल आपसे दूसरे भाग को लेकर, दक्षिण भारत महाराष्ट्र को लेकर आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।